सभी को फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीएसवी फिजिक्स पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के घर में पढ़ रहे होंगे। आज का जो वीडियो है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज पे है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के हिस्ट्री के बारे में, उससे मॉडर्न हिस्ट्री बताए थे और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताए थे। तो मॉडर्न व्यू क्या बताया था? मॉडर्न व्यू बताया था कि किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो आज हम लोग उसी चार्ज के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या और इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो बच्चों हम जानते हैं कि ये मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। मैटर का दो प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक चार्ज होता है और दूसरा मास होता है। तो हम चार्ज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहलाता है और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी कहलाता है। तो फंडामेंटल इन द सेंस, तो फंडामेंटल का क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब कि मैटर जो है एटम से मिलकर बनता है और एटम के अंदर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो साइन कंसीडर किया जाता है वो नेगेटिव साइन, और प्रोटॉन पे जो साइन कंसीडर किया जाता है वो पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाता है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी दोनों पे जो चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि चार्ज को डेवलप होना, बॉडी पे चार्ज डेवलप होना। कैसे डेवलप होगा बॉडी पे चार्ज? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ट्रांसफर होने से बॉडी में चार्ज डेवलप होगा, एक में प्लस और दूसरे में माइनस। अगर इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर गेन हुआ है, इस बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसी दोनों को हम बोलते हैं एक्वायर्ड चार्ज बॉडी। एक्वायर्ड चार्ज बॉडी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी दोनों प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग क्या? एक फंडामेंटल और दूसरा एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। किसका? मैटर का। तो चार्ज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी होता है और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल एंड एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फंडामेंटल भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल एंड एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ड्यू टू विच मैटर विल शो ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। जो मैटर होता है, मैटर का जो प्रॉपर्टी है फंडामेंटल और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है। तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके चलते मैटर में क्या होता है, मैटर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर डेवलप करेगा, और उस फील्ड में कोई अनदर चार्ज अगर ला के रखते हैं तो उसमें फोर्स लगेगा। उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अगर चार्ज अगर मोशन में है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डेवलप होगा। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। तो चार्ज मैटर का वह प्रॉपर्टी है, वैसा प्रॉपर्टी को कहते हैं जिस प्रॉपर्टी से मैटर के चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और ये जो मैटर है किसी दूसरे मैटर को क्या कर सकता है? इंटरैक्ट कर सकता है ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 2 ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज को डिराइव करता है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम से डिराइव क्या होता है? चार्ज। जैसे पढ़े होंगे I इक्वल टू होता है Q/T, सो Q इक्वल टू I इंटू T। तो Q क्या है? एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जो 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनता है।
नेक्स्ट है इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज 80। ए मीन्स एम्पियर, ए को कहते हैं एम्पियर और टी को कहते हैं टाइम। तो ये करंट को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। तो देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज कितने तरह से हम ले सकते हैं, इन एसआई सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम में और एक प्रैक्टिकल यूनिट में। तो 3 वे में हम यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग लेंगे। अगर सीजीएस एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में बहुत वेल नोन इसका यूनिट होता है, उसे बोलते हैं कूलम। तो चार्ज ऑफ यूनिट इन एसआई सिस्टम विल बी कूलम। इन सीजीएस सिस्टम में हम जब देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसी को हम कहते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम को ही हम कहते हैं फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे रखा गया है। स्टेट कूलम का दूसरा नाम क्या है? फ्रैंकलिन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम बोलेंगे ESU ऑफ चार्ज, या हम बोलेंगे स्टेट कूलम, या हम बोलेंगे फ्रैंकलिन। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम बोलते हैं एब कूलम। क्या बोलेंगे? एब कूलम। तो सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का जो यूनिट होता है EMU में, वह एब कूलम होता है। इस तरह से लोग प्रैक्टिकल यूनिट में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट में क्या पढ़ते हैं? एम्पियर सेकेंड, सॉरी एम्पियर आवर, क्योंकि चार्ज का वैल्यू होता है I इंटू टी, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम उसको डिराइव किए थे। तो I मीन्स एम्पियर और टाइम का मतलब हुआ आवर, आवर से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है। तो एम्पियर आवर जो है प्रैक्टिकल यूनिट है। ये जनरली ये बैटरी वगैरह में ये लिखा रहता है एम्पियर आवर के रूप में। तो 1 एम्पियर आवर इक्वल टू कितना कूलम के बराबर होता है? 3600 कूलम, 3600 कूलम के इक्वल होता है 1 एम्पियर आवर इक्वल टू। ठीक है, अगर इस कूलम के साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो। अब हम रिलेशन करते हैं कूलम और स्टेट कूलम और एब कूलम के बीच में। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। फिर 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम, यानी कूलम का इसके साथ रिलेशन, कूलम का इसके साथ रिलेशन। ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड विल बी आल्सो इक्वल। तो 1/10 एब कूलम को हम लिख सकते हैं, 1/10 एब कूलम को 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होगा। तो यानी 1/10 एब कूलम किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल। सो अगर हम 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये 10 नीचे जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 एब कूलम इक्वल टू हाउ मच? 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम आ जाएगा। तो 1 एब कूलम को ही कहते हैं क्या? EMU ऑफ चार्ज, और स्टेट कूलम को कहते हैं ESU ऑफ चार्ज। अगर हम 1 एब कूलम को 1 स्टेट कूलम से डिवाइड कर दें तो इधर क्या बच जाएगा? 3 इंटू 10⁻10, 3 इंटू 10⁻10। तो 1 एब कूलम को हम डिवाइड कर दिए 1 स्टेट कूलम से, तो 1 एब कूलम डिवाइड बाय 1 स्टेट कूलम, इसी को बोलते हैं 1 EMU डिवाइड बाय 1 ESU इज इक्वल टू क्या मिला? 3 इंटू 10⁻10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको याद रखना है। 3 इंटू 10⁻10 के इक्वल होता है। अब 3 इंटू 10⁻10 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू है वैक्यूम में 3 इंटू 10⁻10 होता है। जैसे हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ जो लाइट होता है ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एसआई सिस्टम में, और ये वैक्यूम में इतना होता है। तो इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट कर दें तो 3 इंटू 10⁸ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आएगा? 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है? सीजीएस यूनिट है स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 इंटू 10⁻10 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन सीजीएस सिस्टम। तो इस रेशियो को याद रखेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखा जाए कि ये एब कूलम, स्टेट कूलम और कूलम में तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो तीनों में देखा जाए कंपेयर किया जाए तो 1 एब कूलम बड़ा है, क्योंकि 1 एब कूलम का वैल्यू जो होता है 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम के इक्वल होता है, और 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम के इक्वल होता है। तो एब कूलम बड़ा होगा किससे? कूलम से।
F कूलम बड़ा होगा किससे? कूलम से। और कूलम किससे बड़ा होगा? स्टेट कूलम से। तो स्टेट कूलम जो है सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है किसका? चार्ज का। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज और इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलेंगे? फ्रैंकलिन। इस तरह से अगर हम बात करें, अगर हम लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, ये हुआ स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज का क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट को, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलेंगे 1 स्टेट कूलम और इसी को बोलते हैं 1 फ्रैंकलिन। एफआर से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू हाउ मच कूलम होगा? तो कूलम अगर निकालना, स्टेट कूलम को अगर इससे डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? 1/3 × 10⁹ कूलम इसके इक्वल होगा। और ये वैल्यू आएगा 0.4 × 10⁻⁻9 कूलम। ये वैल्यू आएगा 0.4 10⁻⁻9 कूलम। तो 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन and this equal to 1/3 × 10⁻9 कूलम। और इसी को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 10⁻⁻9 कूलम के इक्वल हो जाएगा, जो सबसे छोटा यूनिट कहलाता है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है चार्ज का? इसको बोलते हैं 1 फराडे। 1 फराडे, 1 फराडे जो होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है चार्ज का, 1 फराडे। और इसका वैल्यू कितने कूलम के इक्वल होता है? 96500 कूलम के इक्वल होता है। 1 फराडे इक्वल टू हाउ मच कूलम? 96500 कूलम। एंड 1 अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 1 फ्रैंकलिन बोलेंगे। तो 1 फ्रैंकलिन 1 स्टेट कूलम बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है 0.4 × 10⁻⁻9 कूलम। देखो 1 फ्रैंकलिन का वैल्यू इतना छोटा है और 1 फराडे का वैल्यू इतने कूलम के इक्वल है। तो ये सबसे बड़ा यूनिट कहलाता है 1 फराडे और 1 फ्रैंकलिन सबसे छोटा यूनिट कहलाता है चार्ज का। ये दो बातें याद रखेंगे। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज विल बी फराडे और स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज विल बी 1 फ्रैंकलिन। ठीक है, दोनों ही साइंटिस्ट का नाम है, फराडे भी और फ्रैंकलिन भी, दोनों FF से स्टार्ट हुआ है। तो फराडे सबसे बड़ा यूनिट हो गया चार्ज का और फ्रैंकलिन सबसे छोटा यूनिट हो गया चार्ज का। ठीक है, तो अगर हम कहीं न्यूमेरिकल में अगर हम इसको यूज करें तो न्यूमेरिकल में कॉमन जो है यूनिट यूज करते हैं 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻⁻9 कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। ये सब यूनिट को हम लोग यूज करते हैं जनरली जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल में इसी स्मॉलर यूनिट का हम लोग यूज किया जाता है। तो अब समझ में आ गया कि यूनिट ऑफ चार्जेस क्या हो गया। सभी यूनिट को दिमाग में रखेंगे। अभी तक हम लोग जान रहे थे कूलम होता है, कूलम के अलावा बहुत सारे यूनिट्स हैं चार्ज के जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे छोटा मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है और ये सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे बोलते हैं 1 क्वांटा ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा उसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑब्जर्व इन फ्री स्टेट। ठीक है, उस तरह से ऑब्जर्व इन कंबाइंड स्टेट, इससे भी छोटा चार्ज होता है, इससे भी छोटा चार्ज होगा, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में रहता है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता है। वो क्या है? क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स। ये जो क्वार्क्स होता है ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। तो जब भी होगा तो ये कंबाइंड स्टेट में रहेगा। तो क्वार्क्स का जो चार्ज का जो पॉसिबल चार्जेज है वो है +-E/3 और है +-2E/3। ये दो चार्जेस लिए जाते हैं क्वार्क्स के। ठीक है, तो क्वार्क्स होता क्या है? क्वार्क्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इस फंडामेंटल पार्टिकल का कंपोजिशन को ही कहते हैं क्वार्क्स। तो 3 क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बनता है, 3 क्वार्क्स मिलके न्यूट्रॉन बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है ये क्वार्क से ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि डिफरेंट नेम्स ऑफ क्वार्क्स है क्या, कौन कौन से नाम से ये क्वार्क्स जाना जाता है। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, ये 6 नामों से क्वार्क्स जाना जाता है। अप का जो चार्ज होता है +2e/3, डाउन का चार्ज लेते हैं -e/3, चार्म का चार्ज लेते हैं +2e/3, स्ट्रेंज का चार्ज लेते हैं -e/3, टॉप का चार्ज लेते हैं +2e/3 एंड बॉटम का चार्ज होता है -e/3। ठीक है, E का मतलब हुआ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, E का मतलब हुआ। तो ये चार्ज और ये चार्ज जो होता है ये क्वार्क्स का चार्ज कहलाता है। अब देखेंगे कि न्यूक्लियॉन्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका कौन कौन सा कंपोजिशंस हो सकते हैं, क्वार्क्स का कौन कौन सा कंपोजिशंस होंगे। तो न्यूक्लियॉन्स में जो प्रोटॉन पाया जाता है उसका चार्ज होता है +E, और +E मीन्स +1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखना है कि प्रोटॉन में कौन कौन सा कंपोजिशंस हो सकते हैं, ये 6 क्वार्क्स का कितने कंपोजिशन से ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना होगा और कितने कंपोजिशन से ये न्यूट्रॉन बना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +E। अब +E लाने के लिए अब कौन कौन सा क्वार्क्स लेने से हमको ये +E चार्ज आ जाएगा। तो अगर देखा जाए चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, आगे हम इसका पढ़ेंगे नेचर ऑफ चार्ज में। तो अगर किसी बॉडी का चार्ज निकालना हो तो देखो इसका चार्ज हमको कितना चाहिए +E। कौन कौन सा कंपोजिशन लेंगे, 2 अप ले लेंगे, 2 अप लेंगे और 1 डाउन ले लेंगे। 2 अप और 1 डाउन लेने से इसका चार्ज जो है, इस प्रोटॉन का चार्ज +E आ जाएगा। जैसे 2 अप लेने का मतलब हुआ 2e/3 +2e/3, और डाउन लेने का मतलब हुआ -e/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, ये आ गया 4e - e, कितना आएगा 3e/3, आंसर आएगा +E, एक ही आया, यानी चार्ज कितना आ गया E। यानी हम अगर प्रोटॉन का कंपोजिशन अगर तैयार करना है क्वार्क्स के हेल्प से, तो उसमें कौन कौन सा क्वार्क्स मिलाना पड़ेगा, 2 अप और 1 डाउन, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 चार्म मिला दीजिए, दोनों चार्म का जो होता है आपके चार्ज के इक्वल हो रहा है, तो 2 चार्म मिला देंगे, तो 2 चार्म और 1 स्ट्रेंज, उसी तरह से 2 टॉप मिला देंगे और 1 बॉटम। तो इतने सारे कंपोजिशंस हो सकते हैं प्रोटॉन के। किसका, प्रोटॉन का 2 अप या 1 डाउन, 2 चार्म 1 स्ट्रेंज, 2 टॉप और 1 बॉटम। इसी तरह से हम निकालेंगे न्यूट्रॉन का कंपोजिशंस। न्यूट्रॉन में कौन कौन सा क्वार्क्स हैं, तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज होता है न्यूट्रॉन का वो 0 होता है। न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज क्या होता है, 0। अब 0 लाने के लिए क्या क्या मिलाना पड़ेगा, 1 अप मिलाएंगे और 2 डाउन मिलाएंगे, 1 अप और 2 डाउन। 1 अप मिलाने का मतलब हुआ कि 2e/3 माइनस डाउन के लिए e/3 माइनस e/3, तीनों का ऐड कर दें, अलजेब्रिक सम कर देना है। तो अगर तीनों का ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2e और ये -2e मिलेगा, तो ये 0/3 आएगा, तो आंसर विल बी 0। तो चार्ज क्या मिला, 0। यानी न्यूट्रॉन को कंपोजिशन तैयार करने के लिए क्या क्या मिलाना पड़ेगा, 1 अप और 2 डाउन। सिमिलरली हम लोग 1 चार्म मिलाते हैं और 2 स्ट्रेंज मिलाते हैं, 2 चार्म मिलाएंगे, 1 चार्म मिलाएंगे और 2 स्ट्रेंज मिलाएंगे। उस तरह से 1 टॉप मिलाएंगे और 2 बॉटम मिलाएंगे और 2 बॉटम मिला देंगे, तो फिर चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कंपोजिशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वार्क्स। तो क्वार्क्स जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखता है, बट ये कंबाइंड स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में नहीं होता है। फ्री स्टेट में सबसे मिनिमम चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही होता है, जिसे बोलते हैं 1 क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसका वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम।
तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड क्या होता है फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो टाइप्स ऑफ चार्ज को समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स फ्रैंकोइस डी फॉग। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इंडिकेट किया कि चार्ज में दो टाइप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 3 स्टेप्स में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे हम लोग ग्लास रॉड समझते हैं, रेड वाला को, और इसको हम लोग समझते हैं एवोनाइट रॉड। ठीक है, तो ग्लास रॉड से साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया कि ग्लास रॉड को पहले सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिए। सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद इस ग्लास रॉड को हैंग कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड वाला जो ग्लास रॉड था उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिए और दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाके रख दिए। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक लाके रखा गया तो पाया क्या गया कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि एवोनाइट का रॉड लिए। एवोनाइट का रॉड को अब उन्होंने क्या किया कि सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिए। रब करने के बाद इस एवोनाइट रॉड को हैंग कर दिया गया। फिर दूसरे वाला जो एवोनाइट रॉड था उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया गया। रब करने के बाद दोनों ही एवोनाइट रॉड को एक दूसरे के नजदीक लाके फिर रख दिया गया। रखने के बाद उन्होंने क्या पाया कि फिर यहाँ पर फिर से रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे एवोनाइट रॉड। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि ग्लास रॉड को और एवोनाइट रॉड को एक दूसरे के नजदीक लाके रख दिए, यानी ग्लास रॉड लिए और एक एवोनाइट रॉड लिया। दोनों को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाके रख दिए। यहाँ पे जैसे ही दोनों एक दूसरे के नजदीक लाके वो रखे तो पाया क्या कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ग्लास रॉड और एवोनाइट रॉड। और अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो कांटेक्ट से इसके बाद जब इसको रिमूव किया गया दोनों ग्लास रॉड को और एवोनाइट रॉड को, और दोबारा जब इन लोग को फिर एक दूसरे के नजदीक लाके रखा गया तो इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन निकला क्या कि जब दो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके नजदीक लाते हैं तो रिपल्सन हो रहा था। फिर उसी तरह दो एवोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद नजदीक लाए तो वहां भी रिपल्सन हुआ। तो पाया क्या गया कि अगर मटेरियल सेम है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेम होगा, सेम मटेरियल में सेम इलेक्ट्रिसिटी होगा और वहां पे रिपल्सन होगा, यानी लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर। उसी तरह से जब एवोनाइट रॉड को हमने रब करके और एक ग्लास रॉड को रब करने के बाद दोनों को नजदीक लाए तो यहाँ पे क्या पाए? अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा था। तो कंक्लूजन क्या निकाला गया कि अगर मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है, जैसे ग्लास रॉड था और एक एवोनाइट रॉड था, दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी पाया गया और डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले को जब नजदीक लाते हैं तो वहां पे अट्रैक्शन हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन क्या रहा कि लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अब बारी आई कि इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या रखा जाए। तो चार्ल्स डी फॉग द्वारा इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम रखा गया। नाम क्या रखा गया कि जो ग्लास का रॉड था उसको जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ उसका इलेक्ट्रिसिटी का नाम रखा गया विट्रस इलेक्ट्रिसिटी। ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ उसका नाम रखा गया विट्रस इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से जब एवोनाइट रॉड को हमने रब किया, रब करने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब किए तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ उसका नाम रखा गया रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी। किनके द्वारा? चार्ल्स फ्रैंकोइस डी फॉग द्वारा, यानी इन्होंने ही इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम रखा। ग्लास रॉड पे विट्रस और एवोनाइट रॉड पे रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी नाम रखा गया। ये कन्वेंशन था, माना गया था। बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिका के रहने वाले थे और बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने यह कन्वेंशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया
और क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो ग्लास रॉड पे विट्रस इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था उनका नाम चेंज करके पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, उसी को आज हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से एबोनाइट रॉड पे जो रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ था उसका नाम को चेंज करके नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी रखा गया, उसी को आज हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा रखा गया। तो इस तरह से दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में डेवलप हुआ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जाने से पहले हम थोड़ा सा न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर लें, न्यूट्रल बॉडी के बारे में बात कर लें। न्यूट्रल एटम का मतलब ये हुआ कि उसमें नेट चार्ज का वैल्यू 0 हो। दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना ही प्रोटॉन हो। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जिस एटम में, जिस बॉडी में इक्वल होता है उसे हम न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम का मतलब हुआ कि नेट चार्ज 0। तो नेट चार्ज 0 का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है बट इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए और प्रोटॉन ज्यादा हो जाए। जैसे ही उसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, वैसे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसका डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ इन ए बॉडी देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट्स न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन। न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन मतलब न्यूट्रल बॉडी है और उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, देन कन्वेंशनली द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। तो उस बॉडी को हम लोग कन्वेंशनली क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम कब होता है, जब वो गैसियस स्टेट में होता है, आइसोलेटेड स्टेट में होगा। गैसियस स्टेट में ही एटम जो है दूर दूर होते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड है ये। तो न्यूट्रल एटम का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हो। ठीक है, अगर इस न्यूट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या में न ज्यादा बढ़ता है न कम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इस बॉडी में, तो इस एटम में, तो ये पॉजिटिव आयन कहलाएगा। कैसा आयन कहलाएगा? पॉजिटिव आयन। उसी तरह से एक हम न्यूट्रल बॉडी ले लें। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है बहुत सारे एटम से मिलकर ये बॉडी बना होगा, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। इस न्यूट्रल एटम बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी क्या है, इक्वल है। तो नेट चार्ज विल बी 0, इस पे नेट चार्ज 0 है। अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इजेक्ट होते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोटॉन ज्यों का त्यों रहता है, सिर्फ घटता क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब कमी हो जाएगी तो इसे बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एक एग्जांपल से इसे समझेंगे पॉजिटिव चार्ज को। सोडियम एटम लिए, सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और उसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना रह गए, 11 प्रोटॉन। अगर हम इसका नेट चार्ज अगर निकाला जाए तो 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा एक ही प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन बच गया, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो
ओवरऑल इस एटम का जो चार्ज हुआ वह प्लस हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन बोल सकते हैं। तो ये सोडियम का आयन बना और इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहा वो कांस्टेंट रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज का, उसी को बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं, किसका, पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होता है या पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोटॉन में कोई कमी नहीं होती है, ना प्रोटॉन में कभी ज्यादा होती है, प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। सेकंड पॉइंट है इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही कहते हैं फील्ड लाइंस। ये होता क्या है, जितने भी चार्ज बॉडी है वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करते हैं या फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस होते हैं वो बाहर की ओर इमिट होता है, यानी अगर वो आइसोलेटेड चार्ज बॉडी है, सिंगल चार्ज अगर है तो वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं फील्ड लाइंस। तो ये जहां तक ये फैलाएगा वहां तक फील्ड का एरिया हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बताएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद है इट्स मास इज स्लाइटली डिक्रीज। जितने भी चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं उसके मास में कमी आती है, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मास भी स्लाइटली डिक्रीज करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.11 10⁻³ kg होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो बहुत कम मास निकला, अगर फिर भी अगर 100 या 200 इलेक्ट्रॉन भी अगर निकलते हैं तो भी मास पे ज्यादा चेंजिंग नहीं आता है, मास स्लाइटली डिक्रीजेज। किस बॉडी का, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो कितना मास लॉस किया, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डिक्रीज्ड मास। डिक्रीज मास का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर गए मल्टीप्लाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मास से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल जो ये फॉर्मूला बना ये डिक्रीज मास का फॉर्मूला बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज से कितने लॉस्ट होते हैं मास, उसके लिए इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻³ kg होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसमें क्या पॉसिबल है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन है। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड है डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एंड फोर्थ है डिफिसिट ऑफ प्रोटॉन। विच वन इज करेक्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इस चारों में से कौन करेक्ट होगा। पहली बात तो हम ये जान लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों ही ऑप्शन होगा नहीं, ना प्रोटॉन का एक्सेस होगा ना प्रोटॉन की कमी होगी, ठीक है। तो प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा। अब ये दोनों में से चूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकंड है डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन कमी होने मतलब डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या है कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो उस केस में वो जो न्यूट्रल बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। तो देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। इफ इन ए बॉडी देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट्स न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन, जब उसके न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, देन कन्वेंशनली द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। वो बॉडी कैसा कहलाता है, नेगेटिवली चार्ज कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक न्यूट्रल एटम है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, आइसोलेटेड होता है। तो अगर ये न्यूट्रल एटम में अभी हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही इक्वल है, इसलिए ये न्यूट्रल है।
अगर इस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम, बट प्रोटॉन की संख्या रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये जो एटम था अब वो नेगेटिव आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव आयन। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई न्यूट्रल बॉडी की बात करें, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है बहुत सारे एटम का कंपोजिशन से ये बॉडी बना होगा, तो इस केस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अब यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे गेन करता है फिर ये, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसे बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर हम एटम लेंगे तो आयन बोलेंगे, और अगर हम बॉडी लेंगे तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दिस इज द एक्वायर्ड चार्ज, ये चार्ज एक्वायर किया। ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये है क्लोरीन एटम। तो हमको पता है कि क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और 17 इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, तो दोनों का जो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने के चलते नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0। तो ये न्यूट्रल एटम कहलाता है, क्लोरीन न्यूट्रल एटम। अब इस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब गेन जो इलेक्ट्रॉन जो करता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन की चाहत, एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने गेन करा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किया तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए ऑर्बिट में वो 18 हो गए। तो नेट चार्ज का वैल्यू क्या मिलेगा? 17 प्रोटॉन प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 17 प्रोटॉन जो है इसके 17 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो नेट चार्ज इस अब क्लोरीन आयन का कितना हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और इसे एक्वायर्ड चार्ज भी बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कौन? ये क्लोरीन, इसे बोलते हैं क्लोरीन आयन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसे ये एक्वायर्ड किया। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का उसमें एक्सेस होता है, यानी इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन इफिशियंट। नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसलिए उसमें इफिशियंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज ये कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ये एक्सेप्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट करते हैं किस चार्ज में? नेगेटिव चार्ज में। हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज, ये जो फील्ड लाइन्स होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर डेवलप होता है। ठीक है। अगर ये फील्ड जो है, फील्ड को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इसको आगे भी पढ़ना है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज बॉडी होते हैं उसमें फील्ड लाइन्स अंदर की ओर आते हैं, यानी बॉडी की ओर आते हैं। अगर ये आइसोलेटेड है, सिंगल चार्ज है, तो रेडियली इनवर्ड आएगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट्स मास इज स्लाइटली इंक्रीज। इसका मास जो है स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻31 kg। सो इंक्रीज्ड मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस बॉडी ने, उस पर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, तो इंक्रीज्ड मास निकल जाएगा कि कितना मास उसमें इंक्रीज हुआ। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी में मास क्या होता है? इंक्रीज करता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड है डिफिसिट, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
थर्ड है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एंड डी में है डिफिसिट ऑफ प्रोटॉन। तो हमको पता है कि प्रोटॉन में कभी चेंजिंग नहीं होता है, उसके नंबर में कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए एक्सेस ऑफ प्रोटॉन और डिफिसिट ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। अब ये दोनों में चूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज डेवलप होते हैं, ना कि प्रोटॉन से। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो आंसर क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए। ठीक है, ये दो ऑप्शन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, प्रोटॉन के नंबर में कभी भी चेंजिंग नहीं होता। तो ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी के बारे में। तो ये रहा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी कि चार्ज होता क्या है, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, चार्ज का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या क्या उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छी तरह से आप जहन में बैठ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के मेथड्स के बारे में, चार्ज कितने बेस से हम डेवलप कर सकते हैं, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब के बारे में जानना है। तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़ें और फिजिक्स के साथ हमेशा बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।